देखिए मेरे साथ पॉलिसी मैटर्स नेशनल इंडिया न्यूज पर रात 9 बजे। आदाब, नमस्कार, जय भीम, जोहार, सत श्री अकाल सबको। मैं डॉक्टर मनीषा बांगर और जैसे कि आपको मालूम होगा, पॉलिसी मैटर्स विद डॉक्टर मनीषा बांगर, इस कार्यक्रम में हम लोग जो पॉलिसीज है जो हमें इफेक्ट करती है और बहुतांश लोगों के ऊपर जिसका असर होता है, पॉलिसीज बनने के बाद में फिर वो एक्ट अधिनियम के रूप में हमारे सामने आती है। आज की तारीख में जो हमको ये फार्मर्स प्रोटेस्ट, किसान आंदोलन नजर आ रहा है, यह इसकी भूमिका किसी पॉलिसी के रूप में बनी थी और बाद में एक उपभोक्ता और उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके प्रश्नों को मद्देनजर रखते हुए, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए 15, 20, 30 सालों का अनुभव के साथ में जब कुछ दिक्कतें आती है या पॉलिसी को हमको इम्प्लीमेंट करना होता है तो उसको एक्ट के जरिए में लेकर आना होता है। आज का तारीख में जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही ज्यादा अहम जो मुद्दा और अहम पॉलिसी का मुद्दा जो पिछले 30 सालों में चर्चे में था और जिसका असर किसानों के ऊपर डायरेक्टली होता था, वह था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलग अलग तरीके से मौजूद था। आपको मालूम होगा कि सबसे पहले इसका एक रूप हमारे सामने आया कि जैसे बीड़ी मजदूर और बीड़ी की जो लागत थी उसको लेकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता रहा। वहां पर ट्राई पार्टिएट एग्रीमेंट रहता था जिसमें कि गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर है, किसान जो उसको उगा रहा है, और थर्ड है पार्टी जो मिल ओनर है, जो बीड़ी मिल ओनर है। ऐसा अग्रीमेंट रहता था। तीसरा, आपको यह भी पता होगा, जिस तरह से शुगर केन या जो गन्ने की खेती होती थी, उसमें भी ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की चीज लगभग 20 दशक से 20th सेंचुरी से ये हयात में है और इसके ऊपर लोगों ने किसानी की है। इस समझौते के अंतर्गत चीजें बढ़ी है, जैसे जहां पर शुगर केन फार्मिंग या गन्ने की खेती के बारे में अगर हम लोग देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो उसमें कोऑपरेटिव्स होती थी। जो किसान गन्ना उगाते थे उन लोगों की कोऑपरेटिव्स एक पार्टी होती थी, दूसरी पार्टी स्टेट गवर्नमेंट और तीसरी पार्टी फिर से जो मिल ओनर्स या उसको मार्केट में लेके जाने वाले लोग होते थे। तो इस तरह से ये सारा ट्राई पार्टिएट एग्रीमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाती थी। आज हम लोग जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं वह है 2018 का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, और उसको बजट में बताया गया था, खासकर कि पिछले साल का और इस साल के बजट में भी, कि वह एक्ट को अभी हम लोग लागू करने के स्थिति में आ गए और हम लोग उसको लागू करेंगे। निश्चित ही यह इसके क्या प्रावधान हैं और इसके कितने डिसएडवांटेजेस है, किसको इससे फायदा होगा और किसको इससे नुकसान होगा, और क्या जिस रूप में आएगा, जिस मंशा के साथ में इसको लाया गया है, क्या वह पूरी तरह से पॉसिबल होगा, यह हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो इस चर्चा में मेरे साथ आज अनवरुल हुडा जो कि एडिटर हैं नेशनल इंडियन न्यूज के, और मनीष रंजन जो कि अधिवक्ता है पटना में, यह और मनीष रंजन किसानों के आंदोलन से पटना में जुड़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि हमारी चर्चा में और इसको समझने के लिए, आम जनता को समझने के लिए इससे आसानी होगी कि आखिर इससे क्या किसानों को सही में फायदा होने वाला है। तो अनवरुल, मैं ये जानना चाहूंगी कि एक आम व्यक्ति, ये पर्सन जिसको कहते हैं कि हम तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के नहीं हैं, ना ही हम किसान हैं, ना ही हम मार्केटिंग का जो है या मिल ओनर है या जो प्राइवेट फर्म्स है जो कि इसको प्रोड्यूस को मार्केट करके प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट करेगी या मार्केट में लेके आएगी, ना ही हम हैं। लेकिन बहुत हमारे जो कृषि प्रधान प्रदेश है और देश है,
इसका इफेक्ट मैक्सिमम किसान के ऊपर होने वाला है। तो मैं वाकई में आपसे समझना चाहूंगी कि एक आम व्यक्ति की इसके बारे में क्या समझ है, और इसके बारे में हम क्या, किस आधार पर आगे बढ़ सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच मैम, पहले तो ये ऑर्गेनाइज करने के लिए, बिकॉज हम जब भी इस तरीके की चीज़ों पे बात करते हैं या कभी भी कोई आंदोलन होता है, तो हम जो न्यूज़ में हेडलाइंस होता है उसके बेसिस पे अमूमन अपना जो है ओपिनियन हम बनाते हैं। जो गहरी जानकारी होती है, जैसा कि आपने भी मेंशन करा था कि पॉलिसी, जो पॉलिसी बनती है उसी का इफेक्ट जो होता है वो आम जिंदगी पर पड़ती है, तो वो हेडलाइन से मिसिंग होता है अमूमन। तो ये जो एक इनिशिएटिव है पॉलिसी मैटर्स विद डॉक्टर मनीषा वांगर, ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जरूरी इनिशिएटिव था। और इसमें जो आपने जैसा कि गाइडलाइन दिया, बताया कि इसमें आप चर्चा करने वाली हैं कि उन पॉलिसीज की जिससे आम लोगों तक जिसका असर पड़ता है, और जब बनता है उसके प्रोज एंड कॉन्स, किस सिचुएशन में बना, क्या गवर्नमेंट का इंटेंशन है। तो ये जो है एक सराहनीय कदम है और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आपने सवाल पूछा है, वो एक लेमैन के हिसाब से जो अमूमन क्या होता है कि जैसा कि अभी मेंशन भी करा कि हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, हम कोई न्यूज पढ़ते हैं या फिर हम कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं, देखते हैं, और उससे बहुत बारीक, बहुत ब्रीफ एक नजरिया मिलता है और उसके बेसिस पे हम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो मान लीजिए मैं अगर किसान नहीं हूं और मैंने देखा कि हाँ आज प्रोटेस्ट चल रहा है, और प्रोटेस्ट में एक मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये कवर करा कि जो किसान जो है वो जो सरकार द्वारा लाए गए एक मतलब 3 बिल है उसका विरोध कर रहे हैं, और न्यूज वाले ऐसा बता रहे हैं कि ये जो 3 बिल है वो किसान के लिए फायदेमंद है, लेकिन कुछ किसान इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पीछे की जो पूरी स्टोरी है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आया, इससे किसका फायदा होना है, किसका नुकसान होना है, और कब ये आएगा, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बना है, इसकी तैयारी कब से चल रही है, वो सारा मिस आउट हो जाता है। और मेरे जैसा लेमैन ये समझेगा कि ये तो सरकार ने बड़े मुश्किल से इसको ड्राफ्ट किया, फिर पार्लियामेंट में पेश किया, और अब जो है इनके फायदे का ही ये कुछ 4-5 लोग या 20 लोग 100 लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत जरूरी है इस तरीके का मतलब समझ होना या इस तरीके का शो होना, जिससे एक आम आदमी का एक बिल के बारे में समझ बने। और स्पेशली जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इंडिया में बहुत समय से जो किसान है वो एक पिछला वर्ग रहा है। जो हमारा 3 सेक्टर है जीडीपी में, जो 3 सेक्टर हम काउंट करते हैं, उसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो सबसे ज्यादा लेबर जो है वो देता है, और लेकिन जो उसका प्रोड्यूस है वो सबसे कम होता है, अमूमन 17, 18, 15, 16 के ही इर्द गिर्द रहता है। तो उसमें बड़ा मतलब प्रॉब्लम है, और उसके लिए जो हमेशा जो पॉलिसीज बनती हैं वो कभी इस तरीके से नहीं बन पाए कि उनको इनेबल किया जाए, हमेशा उनको डिपेंडेंट ही किया जाए। तो ये भी जो 2018 का जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट आया, जिसके बारे में अब जो कह रहे हैं कि हाँ इसको लागू करना है, इसमें भी कई सारी खामियां हैं, वादे कई सारे हैं, लेकिन एक लेमैन के हिसाब से अगर मैं समझने की इसको बताने की कोशिश करूं, तो मुझे ये समझ में आता है कि इसको फार्मर्स ने भी रिजेक्ट करा, इसको जो है कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उन्होंने भी रिजेक्ट करा, बिकॉज इसमें मार्केट किस तरीके से कंट्रोल हो रहा है और प्राइस कौन रेगुलेट कर रहा है, इस तरीके की जानकारी जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये जो पूरा एक्ट है ये कंफ्यूजिंग है, इसमें समझ में नहीं आ रहा किसका फायदा हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड है। लेकिन किसान का जो इंटरेस्ट है कि उसको दाम का जो है वो सही, उसके प्रोड्यूस का सही दाम मिले, उसका मेंशन सही से मुझे दिख नहीं पाया कि वो इस एक्ट में मेंशन हो। जी मैम। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वाकई में, क्योंकि यह जो पहले के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होते थे जिसके मैंने उदाहरण आपको दिए, उसमें कई बारी मिल ओनर्स और उन लोगों का कहना रहता था कि गवर्नमेंट ने एक प्राइस डिसाइड कर दी और हमको उसी प्राइस में चलना पड़ता है।
और अमूमन ये जो इस एक्ट को लाने का जो मकसद रहा है वह यह रहा है कि किसान को एक वीक पार्टी समझा जाए। कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली क्या होता है कि दो पार्टीज के बीच में होता है और दोनों पार्टीज बराबरी की होती है, मतलब इन पावर इक्वेशन। लेकिन यहाँ पर जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वह तो किसान है, वह ऑलरेडी कई अनगिनत अनसीन अनदेखी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कभी बारिश ज्यादा आ गई तो पूरी खेती की फसल बर्बाद हो गई, या फिर कभी बिजली नहीं रही, कभी ऐसी अनगिनत चीजों के ऊपर उसे अवलंबन रहना पड़ता है। तो सरकार ने जब ये लाया है इस एक्ट को, तो उसने माना है कि किसान का जो पार्टी है वह वीक पार्टी है और इसीलिए उसके प्रोटेक्शन के लिए लाया गया है। और इसको वो जो एक्ट है उसको मॉडल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2018 बोला गया है। अब इसमें ना केवल सिर्फ खेती मतलब अनाज, मगर इसमें एनिमल हस्बेंड्री मतलब लाइव स्टॉक, जैसे कि एग्स है और सारा पशुपालन का जो पूरा दायरा है वह भी उसके भी ऊपर इसको लागू किया गया है, वह भी इसमें रहेगा। तो इसमें आप देखेंगे कि सरकार उसको लाते वक्त मान रही है कि किसान ये वीक पार्टी रहने वाला है, उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। तीसरा, एपीएमसी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एसोसिएशन या मार्केटिंग कॉर्पोरेशन जो हर स्टेट में बसाई गई है, और स्टेट मतलब राज्य सरकार उसके ऊपर प्राइसिंग के ऊपर और वहाँ किसानों से लेकर वो चीज को पूरे प्रोड्यूस को मतलब वो जो माल बन रहा है या माल उग के आ रहा है उसको मार्केट में लेके जाना और एग्रो इंडस्ट्रीज को देना या उसको रिटेल में लेकर जाना, ये सारा जो करने का काम रहता था वह एपीएमसी की कमिटियां करती थी। इस चीज को एक्ट को एपीएमसी में से अलग कर दिया है। वह भी बहुत बड़ा एक वजह हो गई है बहुत बड़ी कि किसानों को और एपीएमसी में जो दिग्गज लोग हैं उन लोगों को यह गवारा नहीं हो रहा है कि पूरी तरह से उसको निकाला जाए। राज्य सरकारें भी, बीजेपी की सरकार ने इसको लागू करने की बात कही है, लेकिन आज की तारीख में 18 जगह बीजेपी की सरकार, जितने भी राज्यों में बीजेपी सरकार है वहां पर अभी तक वो लागू नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। सरकार का मानना था कि दो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्ट जो होता था या जो अंडरस्टैंडिंग होती थी किसान के बीच में और मार्केट में जो उसका माल लेता था उनके बीच में जो इंटरवीनिंग अथॉरिटी होती थी वह थी एपीएमसी, जो मंडियां, राज्य सरकार की जो मंडी होती थी वहां पर वो उनकी कमेटियां। अब इसको उसमें से भी निकाल लिया गया है। यह एक बहुत बड़ा वहां का डिफरेंस है उस एक्ट का। तीसरा जो है कि वहां पर बहुत बड़ा जो चीज सामने आती है वो कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में यहाँ पर है कि उसके पहले, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के पहले उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कहा है कि ये फैसिलिटेटरी है, मतलब हम लोग उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं या सहूलियत बना रहे हैं, आसान कर रहे हैं, ये रेगुलेटरी नहीं है। और मैंडेटरी का शब्द भी उसके ऊपर लागू नहीं हुआ। लेकिन लगता है कि अगर मैंडेटरी हो या ना हो, रेगुलेटरी हो ना हो, लेकिन अगर आपने एपीएमसी को निकाल दिया और एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को अगर आपने निकाल दिया उसमें से, तो सारे जो किसान है वहां पर उस दायरे में उनको उसके अंदर लेना ही पड़ेगा। जब एक दो किसान करने लगे हैं, जब उस तरह से सब चलने लगे हैं, तो जायज है कि बाकी के लोगों को जबरन वह करने की कोशिश उनको करनी पड़ेगी, चाहे उनकी इच्छा हो या ना हो। तो यह एक बड़ा अजीब सा सवाल उसमें रह जाता है। चौथी चीज है कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है। अब जब रजिस्ट्रेशन की मांग आते हैं तो किसान, जायज है कि किसान के मन में आता है कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। पहले तो एपीएमसी की मंडी के कमेटी देख लेती थी, लेकिन अगर इंडिविजुअली उनको जाना पड़ा तो वो हड़बड़ा जाता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर उसको काटने पड़ेंगे, और वह मानता है कि मैं कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं काट सकता। तो
तो फिर हम लोग उसका जो ये भय है उसको निकालने के लिए सरकार ने ये बताया है कि रेजोल्यूशंस कमेटी जो है वह डायरेक्टली कोर्ट में जाने से नहीं होगी, बल्कि विलेज और पंचायत लेवल पर होगी, उसके बाद में सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के लेवल पर होगी, उसके बाद में राज्य सरकार उसमें आएगी और उसके बाद ही कोर्ट में जाएगा। इतना बड़ा स्ट्रक्चर बीच में उन्होंने बताया, लेकिन ये कितना लागू होगा और कितना आसान होगा वो किसान के लिए यह देखने की बात है। तो और इसके अलावा जो अभी तक होता क्या रहा है कि ये एक्ट के वजह से, ये एक्ट पहले से ही उसको डिफाइन करता है और बताता है कि हमने किसान के लिए भी आसान किया हुआ है ताकि उसका माल बेचा जाए और वो बड़े मार्केट में बेचा जाए और एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बेचा जाए, क्योंकि कई बारी किसान कहता था कि मैं इतना माल दूंगा, लेकिन वो उस कॉन्ट्रैक्ट से हट जाता था या नहीं पहुंचा पाता था, या फिर प्राइवेट पार्टी जो है, मार्केटिंग पार्टी जो है, या इंडस्ट्रियल पार्टी या एग्रो इंडस्ट्री पार्टी जो है, वह उसको लेने से मना कर देती थी। तो इस तरह से किसान का नुकसान होता था। तो दोनों पार्टीज को नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा ये कहती है सरकार। लेकिन सरकार ये भी कहती है कि उसने एक उदारवादी रुख इख्तियार किया है एग्रो इंडस्ट्रीज और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, और किसान को अगर वो कमजोर मानती है तो एग्रो इंडस्ट्रीज के लिए उदार रहकर वह किसान के इंटरेस्ट का कैसे सिक्योर करेगी और किसान को किस तरह से फायदा पहुंचाएंगी, इसमें वाकई में बहुत बड़ा सवाल आज भी निर्माण होता है। मसलन के तौर पर आज भी जब जब खेती करनी होती है तो इनपुट मतलब वो लागत जो है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में अगर किसान और प्राइवेट पार्टी जाते हैं, सरकार ने अपना जो रोल है वो कम से कम कर दिया, वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन तक लेके आया पहले। और सरकार ने ये भी कहा है, लेकिन कभी करके नहीं दिखाया, कि अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन होती है या किसान का नुकसान होता है, तो मसलन के तौर पर जैसे अभी कुछ दिनों पहले बहुत भारी वर्षा हुई, जितने लोगों ने आम की खेती लगाई थी उन्होंने दशहरी आम की, तो वह बर्बाद हो गई या नहीं हुआ। कुछ एग्रो इंडस्ट्री लोगों ने जिन्होंने वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, उन्होंने कहा कि ये नुकसान को हम दोनों भी उठाएंगे, लेकिन पहले के कॉन्ट्रैक्ट में और ये वाले कॉन्ट्रैक्ट में भी वो अनक्लियर है कि अगर नुकसान होता है अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से, बाढ़ आ गई या तूफान आ गया या बिजली नहीं मिली या सूखा पड़ गया, ये सारे के सारे तमाम चीजों को लेकर या प्राइस में फ्लक्चुएशन हुई, इसमें नुकसान की भरपाई कौन करेगा या नुकसान कौन उठाएगा, यह नहीं क्लियर किया गया है। पहले भी यही होता रहा कि मुनाफा अगर हो तो वो एग्रो इंडस्ट्रीज वालों का हो, और अगर नुकसान हो तो किसान अपनी नुकसान भरपाई करेगा, उसका नुकसान होगा। आज की तारीख में भी सरकार ने उस सबसे पहले यह नहीं बताया है, जबकि वह किसान सिर्फ 20 या 25% ही उसका जो पूरा माल को दाम मिलता है मार्केट में, उसको सिर्फ 25% ही उसका आज मिल रहा है। तो सरकार ने, मेरा ये आकलन है, आपके सामने पॉलिसी में इसको इसलिए ला रही हूँ, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बकायदा ये माना सरकार ने कि किसान जिस पर खेती करता है वह खेती की जमीन को प्राइवेट प्लेयर्स जो है उनका उसके ऊपर कोई हक नहीं होगा, उसको वो डिस्प्यूट के अंदर भी नहीं लाया जाएगा। लेकिन फिर भी यह जो प्राइस का मामला अभी भी चल रहा है फार्म लॉज के माध्यम से, उसको न सुलझाते हुए प्राइसिंग के ऊपर डिसाइड करने के लिए ये बाकी की चीजें सुलझानी चाहिए थी और बाद में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लॉ को इम्प्लीमेंट करना था, ऐसा मुझे लगता है, मेरा मानना है और कई लोगों का इसी तरह से मानना है। क्योंकि आज भी जो फार्मर सुसाइड हुए इतने, उनको उनके प्रोड्यूस का, उनके माल का, उनकी जो उपज हुई है उसकी बराबर प्राइसिंग न मिलने की वजह से वह अपना न ऋण फेर सका, ना ही वह नया कुछ उपज कर सका और अगले साल की खेती भी नहीं कर सका। अगर वो सिर्फ उसको 25 या 20% मार्जिन अगर मिलता है तो उसके पास अगले साल की या नेक्स्ट खेती करने का भी मार्जिन नहीं होता। तो इस तरह से एपीएमसी को उसमें से हटाकर
और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में प्राइवेट प्लेयर्स के लिए उदार कर यह एक तरह से मुझे लगता है कि किसानों के हितों का रक्षण नहीं हुआ है। मनीष रंजन जी का नेटवर्क सही स्टेबल ना होने के कारण वो जुड़ नहीं पा रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं पर वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। आप जो कह रही हैं मैं उसमें बस यही चीजें ऐड करना चाहता हूँ कि जो जो किसान हैं लगातार सुसाइड के मतलब अगर नंबर के हिसाब से भी देखें तो नंबर हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर लेते हैं और उसका कारण कभी लोन होता है, कभी उनका मुआवजा नहीं होता, कभी उनका क्रॉप प्रोड्यूस नहीं होता और उसके बाद फिर एक डिप्रेशन अलग होता रहता है कि कभी बारिश नहीं हो रही, बारिश अगर हो गई फसल हो गया तो स्टोर करने का कभी कुछ नहीं रहा। तो मेरा जो एक चीज जो मैं शुरू से जो एक शिकायत टाइप से अगर मैं कह सकूं तो कि कभी कोई भी पॉलिसी इस तरीके से नहीं बनी जिसमें किसान को इनेबल किया जाए कि वो अपने फसल अपने खेत का स्वयं जैसे दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट को दूसरे प्रोड्यूसर को जिस तरीके के राइट्स मिलते हैं वैसे किसान को नहीं मिलते हैं। आपने अभी एक्ट 2018 का मेंशन करा, उसमें भी किसान को आपने मेंशन करा कि उसमें इंफीरियर दिखाया गया कि अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है और उसमें 2 पार्टी हैं तो जरूरी ये है कि दोनों पार्टी को इक्वल ट्रीट किया जाए, लेकिन यहाँ पे उसको इंफीरियर किया गया है बाय लॉ। इंफीरियर नहीं मतलब वीकर तो वो है, वीकर तो हर उसके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होने चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि वीकर होने के बावजूद भी उसके इंटरेस्ट उस तरह से प्रोटेक्ट नहीं, उसको वो आइडिया को या तो वो फिलॉसफी को तो आउटलाइन किया कि वीकर सेक्शन ये होने की वजह से उसके हितों की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन हितों की रक्षा होती हुई नजर नहीं आती है वो एक्ट में, ये मेरा मानना है। जी, कहीं पर भी वो जो है वो राइट्स जो हैं उनके प्रोटेक्ट नहीं किए। अब एक बात ये है कि डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट अगर हो जाता है तो ये जो जायंट कंपनी होती है उनके पास बकायदा पूरी लॉयर की एक टीम होती है जो उनके इस तरीके के मसले देखते हैं। किसान कहाँ से मैनेज करेगा, कौन है उसके पास में, बड़ी मुश्किल से तो उसका प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जो प्राइस है अगर प्रोड्यूस हो जाता है उसमें भी ये सारे प्रोविजंस हैं कि अगर अप टू डेट, अब जो किसान खेती करता है वो एक बार फसल लगा दिया उसके बाद बहुत सारी चीजें मौसम पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का प्रोड्यूस हुआ। अब प्रोड्यूस जो उन्होंने प्रोड्यूसर ने सॉरी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है जो सेकेंड पार्टी है जो उसने स्टैंडर्ड सेट करा, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट नहीं हुआ तो वो अगर पहले अगर 8 रुपए का या 10 रुपए का तय हुआ तो वो बिल्कुल उनके पास में प्रोविजन है कि वो उसको 2 रुपए का कर दे। अब किसान के पास में तो दूसरा चारा नहीं है कि वो क्या करे, और ऐसा हुआ है ये आलू की खेती और ये चिप्स के प्रोडक्शन में ऐसे कई सारे एग्जांपल्स जो है हमारे सामने आए हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ है कि वह क्वालिटी अच्छी नहीं होने के नाम से उसको उन्होंने रिजेक्ट किया और पूरा का पूरा माल किसान को पूरी तरह से ये कहिए हाल ही में टोमेटोज के बारे में ऐसा हुआ है कि जिसमें उन्होंने उसको रिजेक्ट किया और लाखों के तादाद में उनको वो पूरा का पूरा माल का नुकसान उठाना पड़ा। आलू के लिए भी ऐसा हुआ है। तो यह बिल्कुल फ्लिम्जी रीजन के लिए अगर वह उसको नकारते हैं, हालांकि इस एक्ट में कहा है कि अगर क्वालिटी अच्छी नहीं रही या जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है उसको बाध्य करा है उन्होंने एग्रो इंडस्ट्रीज को कि वो पूरा का पूरा खरीदे जितना भी वो अग्रीड हुआ है, चाहे वो आपको सही लगे नहीं लगे। लेकिन मसला फिर यहाँ पर फिर यहीं पर डिस्प्यूट आएगी और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए जो स्ट्रक्चर निर्माण किया है यहाँ पर मैं थोड़ा सामाजिक एंगल लेकर आपके सामने आती हूँ। किसान जो वहां पर है गांव में, तालुका में और तमाम जगह पर, वहां पर वह एक विशिष्ट सामाजिक बैकग्राउंड से है। पंचायत, विलेज पंचायत या गांव की पंचायत में जो पंचायत में रहते हैं जिनका बोलबाला होता है वह जाति, उच्च जाति और प्रबल जाति के लोगों का बोलबाला होता है। हमने ये भी देखा है पंचायत राज आने के बावजूद में और SC ST OBC जो पिछड़ा तबका है, खासकर किसान जो है वो OBC तबके से आते हैं क्योंकि शेड्यूल कास्ट लोगों के पास तो जमीन ही नहीं है। OBC तबके के किसान शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों
को अपने खेती के ऊपर मजदूर की तरह लेकर वह उनकी मजदूरी देकर किसानी कराते या खेती करवाते हैं। इस तरह का सामाजिक बैकग्राउंड है। अब अगर ओबीसी पृष्ठभूमि से भी अगर है तो जो वहां पर उच्च जाति या प्रबल जाति की जो डोमिनेंट कास्ट होती है उनके हाथों में पंचायत की बागडोर होती है। यह देखा गया। पंचायती सरपंच भी अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स का रहा तो हमने कई बार देखा फिर भी उनको उनके साथ अवहेलना और उनको उनका काम भी नहीं करने दिया जाता है। उनके साथ तो एट्रोसिटीज के किस्से भी हुए हैं। और जहां महिला अगर पंचायत कमिटी में हो और पंचायत में तो उसको तो बोलने ही नहीं दिया जाता या उसको चुप कर दिया जाता है। हमने हरियाणा में और तमाम नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में ये इसका पूरा प्रकरण देखा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी जो रेड्डी कम्मा कम्युनिटी है वह प्रबल कम्युनिटी है और उनका बहुत बड़ा बोलबाला है। इससे छोटे जो दूसरे कास्ट ग्रुप्स है उन लोगों की वहां पर कोई सुनवाई नहीं होती। तो ये जब एक जातिगत ढांचा, सामाजिक ढांचा है और किसान एक कोई होमोजेनियस एंटिटी नहीं है, ये एक फ्रैगमेंटेड एंटिटी है पूरी तरह से। ये पॉलिटिकली अलाइन, इसका अलग, वो तो बहुत अलग बात है, लेकिन सामाजिक तरीके से भी वह अपने आप में डिवाइडेड है और वो ऊंच नीच के पूरे मायने वहां पर लागू होते हैं। इस संदर्भ में अगर हम लोग देखते हैं यह बहुत ज्यादा सवालिया निशान पैदा करता है कि अगर वो रेजोल्यूशन डिस्प्यूट अगर वहां से निर्माण होता है तो एग्रो इंडस्ट्री या प्राइवेट प्लेयर्स है वो निसंदेह उच्च जाति के उच्च वर्णीय लोग होंगे। तब फिर सवाल आता है कि यह पंचायत राज में इसको कैसे सुलझाया जाएगा। दूसरी बात, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के इस पर भी एग्जैक्टली ब्यूरोक्रेसी में भी ये सारे के सारे मसले ये ओवरलोड हो जाएंगे, बहुत ज्यादा मसले जाते रहेंगे और यहाँ पर जो संरक्षण किसान को मिलना चाहिए मुझे तो मिलता हुआ नजर नहीं आता है। हालांकि एक बात ये अच्छी है कि इसमें ये बताया गया कि उनके खेती पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा, लेकिन आज तक भी यह इस एक्ट में क्लियर नहीं है कि जो इनिशियल जो लागत है, इनिशियल जो इनपुट है, क्या वो एग्रो इंडस्ट्री के लोग अपना इनिशियल लागत करेंगे कि सारी की सारी लागत किसान को ही करनी पड़ेगी। और अगर लागत किसान की ज्यादा है तो मुनाफा भी उसको उसके परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारे के सारे मुद्दे रहते हैं। क्योंकि जब किसान देखता है कि मार्केट में जाने के बाद में उसको अगर मिल रहे हैं 25 पैसे और वो चीज अगर बिक रही है 75 पैसे में या 1 रुपए में, तो नेचुरली है कि ये डिस्प्यूट के मामले और बढ़ते रहेंगे। काफी क्लियर और एक अंडरस्टैंडिंग आपने ऐड करी कि क्या इसके प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। लेकिन इसी के इसमें एक चीज और मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो अभी का 2020 का जो मामला है, जो फार्म बिल्स हैं, उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मेंशन है। तो ये 2018 और 2020 का जो है इसमें क्या है, मतलब 2018 वाला भी पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फिर 2020 में भी लेकर के आ रहे हैं। तो हमने इकोनॉमिक आपसे समझा, सोशल अंडरस्टैंडिंग भी समझी। इफ यू कैन गिव अस लाइक द पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इसका। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट मुझे लगता है कि प्राइसिंग के ऊपर, जो कि प्राइसिंग फार्मर की सबसे महत्वपूर्ण चीज थी, प्राइसिंग का क्लैरिटी न लाते हुए इसको कागजी तौर पर इसमें क्लैरिटी आई है। पहले का जो था एक्ट उससे बेटर बना गया, इसमें क्लैरिटी आई है, लेकिन वो कागजी तौर पर है क्योंकि जिस मसले से किसान सबसे ज्यादा प्रताड़ित है उसी मसले को यहाँ पर अनसुलझा रखा हुआ है। प्राइसिंग के बारे में कुछ भी बात नहीं की गई है। रिकंसिलिएशन और कंसिलिएशन कमिटी के बारे में जो बात है वह भी बहुत ज्यादा धुंधली सी नजर आती है। पॉलिटिकल मायने इसके यही है कि इन फार्म लॉज में, जिसमें कि वह एजेंसी फार्मर किसान में से निकलकर प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में और एमएनसी के हाथों में जाती है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एक और एरिया है वह भी एपीएमसी या स्टेट राज्य सरकारों में से निकालकर केंद्र सरकार के अधीन कर देना, और केंद्र सरकार ने अपना रोल इसमें बहुत कम रखा हुआ है। उसने जो सेफगार्ड्स केंद्र सरकार ने देने चाहिए किसान को, वो ज्यादातर उसने अपने आप को रिट्रैक्ट कर लिया है। अगर अपने आप को रिट्रैक्ट किया है तो एपीएमसी के माध्यम से
राज्य सरकार को भी उसने रिट्रैक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या रहा? किसान को आपने प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में छोड़ दिया, जिसमें कि आपने पहले ही कह दिया कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी हमने उदारता से, उनके लिए उदार होकर हमने ये एक्ट बनाया हुआ है। मतलब किसानों को आपने प्राइवेट प्लेयर्स के मर्जी पे रख दिया, उनकी दया पे रख दिया, और फिर अगर उनके बीच में अगर डिस्प्यूट्स निर्माण होते हैं तो फिर सरकार आएगी, या कुछ प्राइसिंग की बात आती है तो वह भी कोई मैंडेटरी नहीं है कि इसको मानना ही पड़ेगा प्राइवेट प्लेयर को, वो माने या ना माने। और जो लॉबी है प्राइवेट प्लेयर्स की और एमएनसी लोगों की और इंडस्ट्रियलिस्ट की, एग्रो इंडस्ट्रीज जिसको बनाना चाहते हैं और एग्रो इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहते हैं, वह एक मजबूत लॉबी है। और पॉलिटिकली मुझे लगता है कि सरकार की जो मंशा है और सरकार का जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है प्राइवेट प्लेयर्स के तरफ और इंडस्ट्रियलिस्ट के तरफ, एमएनसी के तरफ, यह अपनी जिम्मेवारी को निकाल कर, अपनी जिम्मेवारी को और जो बफर, सेफ्टी बफर नेट जो किसान को देना चाहिए था, देना चाहिए, वह नहीं देना चाहता। ये पॉलिटिकल पार्टी फिलहाल की वह पूरी तरह से प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में अलाइन है। ये हमको फार्म लॉज और एग्री जो सारे किसान बिल आए हैं उससे हमको नजर भी आया है, और इस मद्देनजर इस पॉलिसी को समझना बहुत जरूरी था और है। आगे भी हम लोग इसकी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन इसकी चर्चा की शुरुआत इस एपिसोड में मुझे लगा कि हम लोग इसको इस स्तर पर लेते हैं। जी मैम, काफ़ी क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग बनी इस पूरे बिल के बारे में, और अपने एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट भी दिया 2020 के हिसाब से कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और किस तरीके से इसका इम्पैक्ट होगा। तो एज अ लेमैन कई सारे जो कंसर्न थे, कई सारे जो पॉलिसी को लेकर करके खास करके ये कॉन्ट्रैक्ट मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का जो था 2018, उसको लेकर के जो बहुत सारी क्लैरिटी नहीं थी, तो वो एक क्लैरिटी समझ में आई है कि ये जो एक्ट है उसका सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है इस सेशन से। मुझे लगता है कि हमें इसे बैक टू बैक, और ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, उसको लेकर के चर्चा करनी चाहिए और उस पर बातचीत जारी रखनी चाहिए। तो हम इस सेशन को आज के लिए एंड करेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम कि आपने इस तरीके से एक्सप्लेन। धन्यवाद, और मुझे खुशी है कि पॉलिसी मैटर्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको हम लोग और तरीके से डेवलप करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। जी मैम, और नेशनल इंडिया न्यूज़ जो है वो वचनबद्ध है कि जितने भी मार्जिनलाइज सेक्शन है और वैसे इम्पोर्टेंट पॉलिसीज जिसका बहुत बड़े पैमाने पर असर होता है और बहुत निचले स्तर के लोगों पर असर होता है, उस पर हम चर्चाएं जो है अपनी जारी रखेंगे। देश दुनिया से जुड़े तमाम अन्य खबरों के लिए आप नेशनल इंडिया न्यूज़ के यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहें। वहाँ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पे हमारे और भी कई सारे शोज और कई सारे एपिसोड और कई सारे इम्पोर्टेंट मुद्दे जो हैं उस पे हम वीडियोस, स्टोरीज करते रहते हैं। आप हमसे हमारे फेसबुक पेज पे जुड़ें, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे भी हम हैं, आप वहाँ भी जुड़ें। और इस एपिसोड को पॉलिसी मैटर्स विद डॉक्टर मनीषा बांगर, ये एपिसोड देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।